ई लर्निंग पाठशाला में कक्षा 12 अर्थशास्त्र के बच्चों का स्वागत है। आज मैं आपको मांग की लोच के बारे में बताऊंगा जो अध्याय 4 है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये आप देख रहे हैं, ये अध्याय 4 है, मांग की मूल्य लोच। और ये आप देख रहे हो, ये मांग की मूल्य लोच है। तो इस तरीके से इस चैप्टर में जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मांग की नियम क्या है। मांग का नियम ये बताता है कि किसी वस्तु के कीमत में बदलाव होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में जो है बदलाव होता है, लेकिन इससे ये पता नहीं चलता कि मांग कितना बढ़ा और कितना घटा, कितना परसेंट बढ़ा बाजार में और कितना परसेंट घटा। तो इसका जो है जानकारी हम लोग ये मांग की मूल्य लोच में जो है हम देखेंगे। ये जो आप देख रहे हो मांग की मूल्य लोच, इसमें हम लोग देखेंगे। तो अब देखिए जरा हम नीचे आते हैं। अब जो मैं बताया हूँ वह चीज़ लिखा है, जो मूल्य परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में परिवर्तन की दिशा को बताता है परंतु परिवर्तन की दर को नहीं बताता है। ये आप देख रहे हो। तो ये जो है मांग कितना बढ़ा या कितना घटा, ये हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो यहाँ लास्ट में देखिए लिखा है कि अन्य शब्दों में यह कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच परिणात्मक संबंध का उल्लेख नहीं करता। तो इसे जानने के लिए जो है अर्थशास्त्रियों ने मांग की मूल्य सापेक्षता या मांग की मूल्य लोच का विचार प्रस्तुत किया। मांग की मूल्य लोच या मांग की ये जो है ये आप देख रहे हो क्या है, मांग की मूल्य सापेक्षता या मांग की लोच, दोनों बात एक ही है। आप मांग की मूल्य लोच कहो या मांग की मूल्य सापेक्षता कहो, बात एक ही है। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से अब जरा सा आगे देखें आप। ये जो है ये प्रश्न आपकी किताब में था, मैंने उसको ले लिया है, उसी को मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्रश्न आप देखें कि ये जो है कहता है कि मांग की लोच क्या है। मांग की मूल्य लोच कहो, अच्छा मांग की ये मांग की लोच क्या है, या आप यूँ कहो कि मांग की मूल्य सापेक्षता क्या है। दोनों बात एक ही है, ठीक है ना। तो अब नीचे जरा देखें, ये परिभाषा बताता है, ये प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मेन चीज़ ये आप इसको देखें ध्यान से कि प्रोफेसर मार्शल जो है क्या बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि किसी बाजार में मांग की मूल्य सापेक्षता या मांग की मूल्य लोच का कम होना या अधिक होना इस बात पर निर्भर करता है कि कीमत में एक निश्चित गिरावट आने पर मांग में कम या अधिक वृद्धि होती है, और कीमत में एक निश्चित जो है वृद्धि करने पर जो है आपका मांग जो है थोड़ी कम या अधिक होती है। इसकी गणना करने के लिए ये जो है मांग की मूल्य लोच का सहारा लिया गया। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप इसको समझें। अब जरा नीचे देखिए, नीचे मांग की कीमत लोच की परिभाषा की बात ही कर रहा है कि मांग की कीमत लोच की क्या परिभाषा है। तो यहाँ देखिए एक फार्मूले के रूप में मार्शल ने दिया। उसने कहा ये देखो ई और डी, ये जो आप देख रहे हो कि ई और डी, इसको जरा ध्यान से देखें। ई डी का क्या मतलब है? ई मीन्स इलास्टिसी ऑफ डिमांड, यानी मांग की कीमत लोच या मांग की लोच, इसको ऐसे पढ़ते हैं।
दूसरी बात ये कि ये इसकी एक सूत्र के रूप में तुमको एक रूप में उन्होंने दिया और बताया कि ये जो चीज़ है इसको हम मांग की मूल्य लोच, यानी मांग कितना बाजार में बढ़ा किसी वस्तु की और कितना घटा, इसकी परिभाषा तो आपने जान ही लिया, लेकिन इसको सूत्र के रूप में बताया। वो बताया ये कि अंश के रूप में आप लिखिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन और हर में लिखिए उस वस्तु के कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन बात एक ही है, और उस वस्तु की कीमत में कितने % की वृद्धि या कमी की गई, इसके अनुपात को ही हम कहते हैं मांग का नियम, मांग की कीमत लोच। आप ये देख रहे हो, इसमें देखिए किसी वस्तु के कीमत में प्रतिशत परिवर्तन करने पर बाजार में उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में जो है ये क्या है, अनुपातिक परिवर्तन। अनुपातिक का मतलब प्रतिशत परिवर्तन का समझे, अनुपातिक का मतलब याद रखेंगे प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को हम मांग की कीमत लोच कहते हैं। और याद रहे ये जो है मांग की कीमत लोच एक संख्या आती है। क्या आती है? एक संख्या आती है। अब वो संख्या होती है 0 या 1 या 1 से ज़्यादा और या अनंत, जो आगे आपको मैं बताऊंगा। समझ में आ रही बात? तो अब जरा देखें इसमें अनुपातिक अथवा फ्लक्स की प्रतिशत विधि। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? अनुपातिक अथवा फ्लक्स की प्रतिशत विधि, यानी मांग की मूल्य लोच निकालने की परसेंटेज विधि। ये 3 विधियां हैं और 3 विधियां में एक विधि आपको मैं ये बता रहा हूँ। अब इसको अच्छे ढंग से समझो और इस पर सवाल भी तुमको लगाना है। सवाल जब लगाओगे तब और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो कैसे सवाल लगेगा उसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए इसमें ये चूंकि फ्लक्स अर्थशास्त्री था, उन्होंने बताया इस बात को कि कैसे जो है हम किसी वस्तु की मांग की मूल्य लोच निकालते हैं, है ना। तो इसको जानने के लिए अभी आपको मैंने फार्मूला आपको क्या बताया था, ये ईडी बराबर क्या बताया था मैंने, ईडी बराबर ये आप इसको देखो, ये जो लिखा हुआ है ये इस पे ध्यान दें। ईडी बराबर माइनस लिखा है। माइनस का मतलब उल्टा, किसमें उल्टा? मांग की मात्रा और कीमत की मात्रा। कीमत में परसेंटेज परिवर्तन और मांग में परसेंटेज परिवर्तन के अनुपात को कहते हैं मांग की मूल्य लोच। ठीक है ना। अब इस बात को जरा नीचे देखो आप, इसमें जो है आपको ये लिखा हुआ है कि डेल्टा क्यू बटा क्यू गुणे 100, पूरे का बटा डेल्टा पी बटे पी गुणे 100। देख रहे हो, अभी गणित का रूप का है, इस बात को आप समझोगे। ये डेल्टा क्यू बटा क्यू गुणे 100 क्या मतलब है? ये मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को बताता है। अभी आपको हम सवाल बताएंगे कि कैसे जो है डेल्टा क्यू बटा क्यू गुणे 100 के आधार पर हम इसको हल करेंगे। तो इस तरीके से इसको आप अगर हल करोगे आप, तो यहाँ माइनस, यहाँ देखो डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी गुणे पी बटा क्यू हो जाता है। इसी को अगर हल करोगे आप, ये पी ऊपर चला जाएगा अंश में, है ना, और क्यू जो है ये नीचे आ जाएगा, ये देख रहे हो, और डेल्टा क्यू ऊपर है और डेल्टा पी जो है ये हर में रहेगा। तो इसको हल करने पे जो है ये डेल्टा क्यू बटा क्या हो जाएगा, ये आपका जो है ये जो आप देख रहे हो यही फार्मूला आपका है। माइनस का मतलब माइनस, देखो माइनस साइन जो आगे लगाया है ये क्या है, ये बताता है कि मांग और कीमत में जो परसेंटेज परिवर्तन हो रहा है ये उल्टा हो रहा है कि सीधा हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि मांग का नियम जो है कीमत और मांग में जो है उल्टा संबंध होता है, ये पता है तुमको। तो इस तरीके से इसमें ये फार्मूले के आधार पर आप इसको लिखोगे। अब मान लीजिए ये डेल्टा क्यू क्या है, इसको देखो आप, डेल्टा क्यू क्या है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, त्रिभुज जैसे बना है। डेल्टा माने परिवर्तन बताता है, क्यू माने मांग या खरीदी गई मात्रा। तो खरीदी गई मात्रा में जो है जो परिवर्तन होता है उसको डेल्टा क्यू,
क्यू क्या है? प्रारंभिक मांग है, जो शुरुआत में मांग होती है उसको हम प्रारंभिक, इसको मांग कहेंगे। और डेल्टा पी क्या है? डेल्टा पी क्या है? वही कीमत में परिवर्तन। अब पी जो है प्रारंभिक कीमत। तो इस तरीके से इसको आप ये जो है इसका सिंबल और संकेत याद रखेंगे, क्योंकि इसको अगर याद नहीं रखोगे तो फिर सवाल लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो सवाल जरा आप देखिए। अब नीचे मैं आपको बता रहा हूँ, ये उदाहरण नंबर 1। इस उदाहरण से आपको समझना है वो ये है कि ये कह रहा है कि अब जब एक वस्तु, ध्यान देंगे इधर, जब एक वस्तु की कीमत 12 रुपये प्रति इकाई थी, तब जो है उपभोक्ता उस वस्तु की 24 इकाइयां का उपभोग करता था। ये आप देख रहे हो, उपभोक्ता क्या करता था? 24 इकाइयों का उपभोग करता था। और जब ये कीमत बढ़कर जो है 14 रुपये, ये आपका जो है क्या है 14 रुपये प्रति इकाई अगर हो गई, तो उपभोक्ता क्या करेगा? 20 इकाई का उपभोग करने लगा, यानी 20 इकाई का जो है वो खरीदारी करने लगा। तो कह रहा है, इस सवाल में पूछ रहा है तुमसे कि मांग की मूल्य लोच क्या है, ये ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसको ज्ञात करने के लिए देखो, शुरुआत में ध्यान दें प्रश्न पर। शुरुआत में जो वस्तु की कीमत 12 रुपये लिखा है, ये जो है आपको नीचे लिखा हुआ है। ये देखो ध्यान से, ये क्या आई? ये 12 रुपये प्रति कीमत, ये हो गई। और नई कीमत क्या है? ये 14 रुपये प्रति इकाई हो गई। अब जो है कीमत में परिवर्तन कितना हो गया? कीमत में परिवर्तन कितना हुआ? ये आपका डेल्टा पी क्या हुआ है? 14 में से 12 घटा दो 2 हो गया, है ना। प्रारंभिक कीमत आपका ये 24 इकाई है। नई जो मांग है वो 20 इकाई है। आप ये देख रहे हो। तो इस तरीके से आप ये प्रश्न को बात समझ में आई। अब जो है मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ बताओ? डेल्टा क्यू जो है कितना हुआ? 20 में से 24 घटा देंगे, भाई प्रारंभिक 24 है, और ये जो है 20 क्या है? अंतिम जो है खरीदी गई मात्रा है। तो ये 4 इकाई क्या हो गया? परिवर्तन हुआ। तो इस तरीके से आप इस सवाल को आप समझ गए। अब करना क्या है कि देखो, ईडी जो यहाँ जो लिखा हुआ है, इसको आप फार्मूले पे आप ध्यान दोगे। आप ये ईडी बराबर माइनस डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी गुणे पी बटा क्यू, इसको आप याद रखना। इसी के आधार पर ही सवाल लगेगा, है ना। तो इस फार्मूले के आधार पर हम इसको लगाएंगे। उसका मान रखो डेल्टा, ये आपका डेल्टा क्यू का मान कितना है? ये देख रहे हो, डेल्टा क्यू का मान 4, और डेल्टा पी का मान क्या है? 2। अब पी का मान क्या है? प्रारंभ, पी में नहीं, प्रारंभिक कीमत 12 रुपये हो गया। क्यू क्या है? प्रारंभिक मांग कितनी है? 24, है ना, 24 इकाई। तो अब इसको हल करोगे तो इसका मान 1 आएगा। अब ये देख रहे हो, इसका मान क्या आएगा? 1 आएगा। ये देख रहा है। इसका मतलब हुआ कि उस वस्तु की मांग की मूल्य लोच इकाई लोचदार है ना। क्या समझे? ये इकाई लोचदार है, इसको याद रखेंगे। अभी आगे डिटेल में इसको हम बता रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से ये बात आपको समझ में आई। अगर नहीं समझ में आई तो फिर दोबारा जो इस वीडियो को देखोगे और उसको समझोगे, है ना। तो अब देखें जरा अगला ये सवाल, ये अगला सवाल आप देखें। एक उपभोक्ता 9 रुपया प्रति इकाई पर एक वस्तु की ये जो है क्या है आपका? ये क्या है? एक वस्तु की, यहाँ देखो अब ये क्या बोल रहा है? एक उपभोक्ता 9 रुपये प्रति इकाई पर एक वस्तु की जो है 18 इकाइयाँ खरीदता है। ठीक है। वस्तु की ये कीमत की लोच जो है
-1 है। माइनस यहाँ कुछ मतलब है नहीं, यहाँ केवल उल्टा समझना है। माइनस का यहाँ कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, केवल नंबर केवल समझोगे आप कि ये जो है 1 है। ठीक है। अब उपभोक्ता जो है 10 रुपये प्रति इकाई, ये जो आप ये देख रहे हो कि उपभोक्ता जो है 10 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से इस कीमत पर जो है वस्तु की कह रहा है कि वस्तु की कितनी इकाइयाँ खरीदेगा, वस्तु की कितनी इकाइयाँ खरीदेगा। इसको कैसे निकालेंगे? यहाँ परिकलन कीजिए, परिकलन माने गणना कीजिए। ये बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से ये समझ में बात आई ना। तो ये आप देख रहे हो कि एक उपभोक्ता जो है 9 रुपये प्रति इकाई पर जो है एक वस्तु की 18 इकाइयाँ खरीदता है। दूसरी बात ये कि वस्तु की ये जो आपको दिया है, वस्तु की लोच, मांग की मूल्य लोच 1 है। ठीक है। तीसरी बात ये कि उपभोक्ता जो है ये आपका 10 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से मैंने प्रति इकाई की कीमत पर जो है वो खरीदना चाहता है। तो कितना खरीदेगा, है ना? तो कितना खरीदेगा, तो उसको ज्ञात करने के लिए आप ये नीचे आप देखें इसको, इसमें ये पहले इस पे आप इसको ध्यान दोगे आप कि प्रारंभिक कीमत जो वस्तु की कितनी है, 9 रुपये है। ठीक है। और प्रारंभिक जो है मैंने शुरुआत में कितनी वो खरीदता है, 18 इकाई। ठीक है। नई कीमत कितनी हो गई, 10 रुपये प्रति इकाई हो गई। ठीक है। अब नई मात्रा हम लोगों को निकालनी है कि नई कितना खरीदेगा वो, कितना ज़्यादा खरीदेगा वो, है ना? तो उसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे? अब देखिए कीमत में कितना परिवर्तन हुआ उसको पहले निकालेंगे कि ये कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, है ना? तो कितना हो जाएगा ये 10 - 9 बराबर 1 रुपया। ठीक है। और दूसरी बात ये कि मांग में कितना परिवर्तन होगा। तो अब देखो हम लोग मान लिए कि मांग में कितना परिवर्तन ये होगा। तो देखो पहले 18 था, अब ये जो है अब ये मान लेते हैं कि जो परिवर्तन हो रहा है वो अंतिम उसकी मांग जो है x है। ठीक है। तो 18 - x हो जाएगा ये। अब समझ में आ रही है? प्रारंभिक मांग जो है ऊपर आप देखो, ये जो प्रारंभिक मांग कितनी कर रहा है वो 18 इकाई, और जब कीमत में बदलाव जब ये होगा, ये कीमत में ये 9 रुपये से बढ़ करके अभी 10 रुपया होगा, तो ये मांग बढ़ेगी ना। तो बढ़ेगी तो मान लेते हैं कि कितना बढ़ेगी, x इसको मान लिया हमने। ठीक है। तो इस तरीके से ये तो बात हो गई। अब हम लोग इसको सवाल कैसे लगेगा, तो ऊपर जरा देखिए, ये जो मैं लिखा हूँ, जो इसको हाथ से मैंने लिखा है, देखो ED बराबर ऊपर देखो ये ऊपर अंश में लिखा है 18 - x बटा 18 गुणे 100। देखो 18 - x हो गया, अब बटे 18 हो गया, ये भिन्न हो गया। अब भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसको हम 100 का गुणा कर देते हैं, तो ये परसेंटेज में चेंज हो गया। ठीक है। फिर बटा ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, 1/9 गुणे 100। एक क्या है, एक ये देख रहे हो, एक जो है वस्तु की कीमत में कितना बदला हुआ, पहले 9 था, इसके बाद वो 10 हो गया, तो 1 रुपये का परिवर्तन हुआ था ना, है ना? तो यहाँ देखो, यहाँ 1 रुपये का परिवर्तन है कि नहीं, ये देखो 1 रुपये का परिवर्तन है। तो वही 1 बटे प्रारंभिक कीमत, तो प्रारंभिक कीमत कितना है 9 रुपया, तो 9 को नीचे लिख दिया, तो 1/9 ये भिन्न हो गया। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना, यानी कीमत में कितना परसेंटेज का परिवर्तन हुआ, तो इसमें 100 का गुणा कर दो। तो इस तरीके से ये परसेंटेज में बदलने का ही तरीका, इसको सीख लो अच्छे ढंग से। कहीं भी अगर परसेंटेज में चेंज करना हो तो आप इसको जो है इस ढंग से करेंगे। अब इसी को हल करेंगे।
अब इसी को हल करेंगे। ईडी का मान तुमको दे दिया है, ईडी यानी मांग की मूल्य लोच तुमको सवाल में दे दिया है, तो इसका मान कितना था, कितना था, ये 1 था, तो यहाँ 1 लिखा गया है। आप देख रहे हो, है ना, ये जो 1 लिखा है, ये जो 1 लिखा है वो क्या है, मांग की कीमत लोच, ऊपर देख रहे हो ना, ये ईडी। तो इस तरीके से ये जो है, तो 18 माइनस x बटे 2 हो गया, है ना। इसको जब आप हल करोगे, ये देखो 9 को, ये आप जो 9 बटे 18 है, इसे कटा तो कितना हुआ, तो 1 बटे 2 हो जाएगा। तो देखो वही बात यहाँ दो हर में हो जाएगा, 18 माइनस x जो है ऊपर हो जाएगा, ही 18 माइनस x बटे 2 हो गया। अब इसको हम तिरछा गुणा करेंगे। अब एक बात और का ध्यान रखो, अब गणित का यहाँ नियम देखो, बराबर के दोनों तरफ यदि कोई भिन्न होता है, हाँ, बराबर के दोनों तरफ अगर कोई भिन्न होता है, जैसे तुमको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ये आप देखो, जैसे ए हो गया, ही और बटा बी हो गया, ये देख रहे हो ना, और बराबर सी बटा डी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर बराबर के दोनों तरफ अगर भिन्न होता है तो हम तिरछा गुणा करते हैं, जिसको हम तिर्यक गुणा कहते हैं, ये नियम है। तो वही नियम यहाँ तुमको काम करना है ना। तो कैसे काम करेंगे, तो 18 माइनस x बटा ये 2 है, अब इधर तो भिन्न है, इधर बराबर के पहले तो भिन्न नहीं है, 1 लिखा है, तो अब क्या करेंगे कि बटा करके 1 कर लोगे, इधर भिन्न बन गया, देखो 1 माइनस 1 बटा 1 इधर भिन्न हो गया, और ये जो है आपका 18 माइनस x बटे 2 ये भिन्न है। अब दोनों साइड में भिन्न हो गया, तो अब क्या करेंगे, अभी जो नियम तुमको बताया, तिरछा गुणा करेंगे, मैंने इसका अंश और इसका हर, बराबर के बाद वाले का हर और बराबर के पहले वाले का अंश, दोनों को गुणा कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा +2, है ना। ये आपका माइनस को हटा देंगे, माइनस को हटा देंगे, तो इस तरीके से जो है, तो इसको गुणा कर दोगे तो 2 हो गया, और इसको माइनस को यहाँ प्लस मान लेना, क्योंकि नेगेटिव का कोई मतलब यहाँ नहीं है, यहाँ नेगेटिव साइन उल्टा को दिखाता है। अब 18 माइनस x कर देंगे, अब इसको पक्षांतर करो, ये देखो सरल समीकरण आ गया, ये जो कि हाई स्कूल में तुमने पढ़ा है। और सरल समीकरण को हल कर दो, x बराबर क्या हो जाएगा, 18 माइनस 2 हो जाएगा, पक्षांतर कर लो, ठीक है, बराबर 16 इकाई, यानी ये जो है क्या हो गई, जब कीमत 10 रुपया बढ़ती है तो ये जो है क्या हो जाएगी, मांग की मात्रा जो है कम हो जाएगी, ये देख रहे हो, ये कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मांग की मूल्य लोच 1 है, माने इकाई लोचदार है। अब मांग की मूल्य लोच 4-5 प्रकार की होती, तो अब इसको बताएंगे आपको अगले वीडियो में कि ये जो है इकाई लोचदार होती है, पूर्णतः बेलोचदार होती है, और पूर्णतः जो है बेलोचदार होती है। अब इस तरीके से मांग की मूल्य लोच होती है, इसको हम बारी बारी से, अभी तो आपको मैं सवाल बताया हूँ, अब आपको इसको हम ग्राफ पर अगले वीडियो में मैं बताऊँगा कि इसको जो है ग्राफ पर कैसे इसको हम खींचेंगे और मांग की मूल्य लोच किसी वस्तु का कैसे निकालते हैं, इसको अच्छे ढंग से समझेंगे। समझ में आ रही बात? इसको आप पहले विधिवत इसको पढ़ना, इसका नोट भी मैं भेज रहा हूँ, वीडियो आप देख ही रहे हो, इसको अच्छे ढंग से आप इसको समझें। और ये इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी जो है आपको हम शेष भाग इसका जो है आपको हम अगले वीडियो में फाइनली आपको हम देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।